अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या नून लीग में बगावत जन्म ले रही है? क्या नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है? क्या नून लीग का शराजा बिखरने वाला है? नून लीग में किसका बयानिया चल रहा है? पार्टी क़यादत के गैर फ़ाल होने से नून लीग को सियासी तौर पर कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है? पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पार्टी क़यादत पर तनकीद की असल वजूहात हैं क्या? ये वो सवालात हैं जो गुज़श्ता 2 रोज़ से पाकिस्तान के अवामी और सियासी हलकों में ज़ेर गर्दिश हैं। फिर आज मरियम नवाज़ एक तवील अरसे के बाद मंजर आम पर आईं, सियासी तौर पर मुतहरिक हुई, कुछ बातें की मीडिया से उन्होंने। इस्लामाबाद में शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल के घर गईं तो ये सवालात भी उठने लगे कि क्या मरियम नवाज़ का मुतहरिक होना, पार्टी में जो उठती आवाज़ें हैं, जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें हो रही हैं, जो नाराज़ लोग उस्मान बुज़दार से वज़ीर आला पंजाब से मिल रहे हैं, क्या उन आवाज़ों को रोकने के लिए है? ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के जन्म लेते हुए खदशात को ख़त्म करने के लिए मियां नवाज शरीफ ने मरियम नवाज़ को सियासी सरगर्मियां शुरू करने की हिदायत की है। शाहिद खाकान अब्बासी की रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए मरियम नवाज़ ने कहा था कि खामोशी की वजूहात जो हैं ये ज़ाती हैं। खामोशी की एक वजह तो वालिद की सेहत की ख़राबी भी है। मरियम नवाज़ ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ की 80 से 90% दिल की शरियानें बंद हैं। मेरा भी दिल करता है कि मैं नवाज शरीफ से मिलूं, वालिद से मुलाकात की ख्वाहिश बिल्कुल जायज़ है। मरियम नवाज़ ने 4 माह के बाद मंजर आम पर आने के बाद हुकूमत पर तनकीद भी की और नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत को लिखे जाने वाले ख़त पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हुकूमत को ख़त में यह भी लिखना चाहिए था कि वो पहले झूठ बोल रही थी या अब झूठ बोल रही है, क्योंकि इन्हीं के डॉक्टर्स कह रहे थे कि नवाज शरीफ की जो हालत है वो ख़राब है। मरियम नवाज़ ने सियासत में मुतहरिक होने का इंदिया देते हुए यह भी कहा कि जब मेरी पार्टी के बड़े चाहेंगे तो मैं आगे आकर अपना रोल अदा करूंगी। सवाल यह है कि मरियम नवाज़ पार्टी में उठती आवाज़ें दबा पाएंगी? मरियम नवाज़ के एक बार फिर से मुतहरिक होने से नून लीग को कितना सियासी फ़ायदा होगा और क्या पार्टी में मरियम नवाज़ का बयानिया चलेगा? ये भी सवालात उठ रहे हैं। फिर शहबाज शरीफ की वापसी कब होगी? ये भी सवाल उठ रहा है। क्या नून लीग अब वाक़तन हुकूमत को टफ टाइम देगी? ये वो सवालात हैं जो कि अब भी जवाब तलब हैं। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ गवर्नर सिंध हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ज़ुबैर साहब, आपने एक टीवी प्रोग्राम में बात की थी कि मरियम नवाज़ जो हैं वो गिरफ्तारी के डर से खामोश हैं। उन्होंने अगर 2 ट्वीट्स किए तो हुकूमत उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, पहले भी जलसे जुलूस किए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आज उन्होंने बताया कि ज़ाती वजूहात हैं, स्पेशली वो अपने वालिद की सेहत की ख़राबी की वजह से है ना वो खामोश है। ऐसा नहीं हो सकता कि दिल में कुछ हो, ज़बान पे कुछ हो तो वो बात इसीलिए नहीं कर पा रही हैं। तो ये आपकी अपनी ज़ाती असेसमेंट थी कि शायद वो गिरफ्तारी की वजह से नहीं बोल रही हैं, इसलिए ट्वीट्स नहीं कर रही हैं? नहीं, मेरा ख्याल है मैंने ये तो नहीं कहा था कि वो इस डर से। हाँ। मैंने हमेशा ये कहा था और अब भी ये कहूँगा कि वो एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था। अब जिस माहौल में हम हैं वो एक माशाल्लाह टाइप कंडीशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए पिछले डेढ़ साल से। अब उसमें आप स्ट्रेटजाइज करते हैं। मरियम नवाज 2018 में जब गिरफ्तार हुई और उसके बाद जब बेल पर बाहर निकली, उसके कुछ अरसे के बाद उन्होंने सियासी सरगर्मियों का आगाज किया और जो उनका हक भी बनता था, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकली, फिर पंजाब के दौरे किए और जहां भी गईं तो मीडिया को ये बताया गया कि उनके टिकट्स भी नहीं चलने, लाइव कवरेज तो दूर की बात है। तो ऐसा माहौल था जब हुकूमत ने जब देखा कि शी इज़ गेटिंग मोर एंड मोर पॉपुलर और वो तो रुक ही नहीं रही हैं, हर 2 दिन के बाद निकल रही थी, तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कब किया? अगस्त के पहले हफ्ते में। अब क्या है? मार्च का दूसरा हफ्ता, 7 महीने से ज़्यादा हो गए, कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, गिरफ्तार कर लिया था। सो जब ऐसा माहौल होता है तो फिर आप स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि क्या आपका बाहर रहने से ज्यादा इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन हो सकती है पॉलिटिकल एक्टिविटीज के हवाले से पार्टी को, या आपके गिरफ्तार होने से। हमारे बहुत से रहनुमा गिरफ्तार हैं, मरियम 2 दफा गिरफ्तार हो चुकी हैं। तो ये कोई डर नहीं है किसी को कि गिरफ्तार होंगे। मैं रोज बोलता हूं, मैं रोज कहता हूं, मेरा ख्याल है तनकीद करता हूं, पिछले 1.5 साल से कर रहा हूं। अगर डर खौफ होता है, और मैं ये भी बता दूं कि हमें डराया भी जाता है
ये नहीं है कि सिर्फ मिफ्ता इस्माइल या और जो दूसरे लोग गिरफ्तार हुए, हमें भरपूर अंदाज से डराया भी जाता है, फाइलें का रेफरेंस भी दिया जाता है कि अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो मेरा ख्याल है ये किसकी तरफ से डराया जाता है? डराया जाता है, कौन डराता है? इमरान खान की हुकूमत है ना, एक फैसिस्ट हुकूमत है। उनके जो कारिंदे होते हैं मुख्तलिफ इदारों में, वो उनके थ्रू डराए जाते हैं। इमरान खान खुद तो नहीं ये काम फोन करके कहते हैं कि आप चुप रहें, ये फाइलें पड़ी हैं, फाइलें खोल दें, बाकायदा फोन भी करके कहते हैं, तो तो धमकियां हुई ना, फोन भी करके कहते हैं, बुलाया भी जाता है और रिश्तेदारों को भी डराया जाता है। अच्छा। तो ये मेरा ख्याल है ये इतना खराब माहौल पाकिस्तान में, तभी तो मैं कहता हूँ मार्शल टाइप सिचुएशन है। तो उसमें जब आप डील करते हैं तो आप फिर अपने अंदाज से करते हैं कि आपको क्या चीज ज्यादा इफेक्टिव होगी। गिरफ्तारी से अगर डर होता तो वो पहले 2 दफा ना अरेस्ट होती। अच्छा, एक और भी बड़ी बात, 2 दिन पहले आप लोगों के 6 MPs खुल्लम खुल्ला जो है ना वो खुलेआम मिलते हैं वज़ीर आला पंजाब से, बड़ी नाराज़गी का इजहार करते हैं और कहते हैं जी किसी में ज़रूरत नहीं है, डार साहब कहते हैं कि आके जो है ना हमसे पूछे या हमारे खिलाफ एक्शन ले। तो उसके एक ही दिन के बाद मरीम नवाज़ का इस तरह बाहर आना, बात करना, तो क्या इस हवाले से नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आई हैं, हिदायत आई हैं कि जो पार्टी में इस तरह लोग नाराज़ हो रहे हैं, इख्तलाफात हैं, जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के खदशात हैं, इवन इसको रोकें या पार्टी को जाके आप होल्ड करें, संभालें पार्टी मामलात, आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव हों आप? नहीं, मेरा ख्याल है ये इनके मुलाकात से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज ये जो शाहिद खान अब्बासी से मिलने के हवाले से या एहसन इकबाल साहब के मिलने के हवाले से, ये आई कैन कंफर्म कि ये हफ्ता पहले तो मुझे पता था ज़ाती तौर पर कि जी उन्होंने जाने का इरादा किया है और वो जाएंगी, तो बल्कि हफ्ते से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया। तो ये इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है कि जी MPs जाके मिले, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये कोई पहला वाकया नहीं है। आज से 6-8 महीने पहले आपको याद है 15 MPs पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जाके उस्मान बुज़दार से मिले थे, और उसके बाद जब वो वापस कॉन्स्टिट्यूंसी में गए थे तो वो बिल्कुल फिर चुप करके वापस बैठ गए थे, क्योंकि हमें बिल्कुल हम चाहते हैं कि कोई भी हमारा MPA टूट के ना जाए। ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं हो कि जो कहेगी कि जी कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तभी कोई जाकर मिलता है ना, जब अपने घर में किसी को मसला होता है तब घर से बाहर जाके आपके किसी मुखालिफ से मिला जाता है ना, अदरवाइज तो कोई नहीं मिलता जाके। इसका मतलब जो लोग जाके मिले हैं उन्हें पार्टी के अंदर कुछ तहफुजात हैं, खदशात हैं, जो नाराजगियां हैं जिसकी वजह से जाके मिले। आप इसको थ्रेट कह लें, कुछ भी कह लें, एक उन्होंने एक इंदिया तो दे दिया है ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन सकते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन शाजिया, वो हम जिस तरह मैं कह रहा था कि हमें जाहिर है हम चाहेंगे कि वो हमारे से रूठ के ना जाएं, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट MPA से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आवाम की सतह पर हमारी सपोर्ट में कंसर्न होगा कि आवाम किस तरफ खड़े हैं। अवाम MPA के साथ खड़े हैं या मियां नवाज शरीफ के फिलॉसफी के साथ खड़े हैं? सो फार अवाम मियां नवाज शरीफ की फिलॉसफी के साथ खड़े होंगे तो हमें फिर कोई डर खौफ नहीं होगा कि MPA कहां जा रहा है। और इसी वजह से मेरा ख्याल है इतनी ब्रूटल जो प्रेशर डाला गया पिछले 1.5 साल में और उससे भी पहले इलेक्शन से पहले जिस तरह से तोड़ फोड़ करने की कोशिश की गई पार्टी में, तो मेरा ख्याल है हम रिलेटिवली इंटैक्ट होके अभी तक यहां तक पहुंचे। MPS के बहुत से दूसरे मसाइल भी होते हैं, उनको फंड के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से वो समझते हैं कि ऑपोजिशन में रह के वो फायदा नहीं होगा, तो वो भी इश्यूज होते हैं। लेकिन फिर भी जाहिर है हम उनको चाहेंगे कि उनको तसल्ली दिलाएं कि वो आए वापस। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में कोई कमी नहीं है, इजाफा ही होता चला जा रहा है। हुकूमत पंजाब को सूबा बनाने के लिए जो बिल लाने का ऐलान किया है, बड़ी उम्मीद है कुरैशी साहब को भी, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी, कि ऑपोजिशन हिमायत करेगी, क्योंकि जाहिर है आप लोगों का भी ये नारा रहा है, आप लोगों ने हिमायत भी की है, पीपल्स पार्टी का भी ये नारा रहा है। हिमायत करेंगे आप इस बिल की? देखें ना, बिल एज इट इज अगर लाया जाएगा विदाउट एनी डिटेल्स, शाजिया इसमें मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि जब आप कहते हैं ना सेपरेट सूबा, तो उस हम तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन सेपरेट सूबे का मतलब ये होता है कि सेनेट में रिकम्पोजिशन होगी, नेशनल फाइनेंस कमीशन हैज टू बी रीवर्क्ड इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, और बहुत सी दूसरी चीजें, प्रोविंशियल हुकूमत बनती है, असेंबली बनती है, वो सारी चीजें जो हैं क्या वो ऑन इट्स ऑन खड़ी भी हो सकती है। हमारे लिए तो सबसे अच्छा है
अगर आज ये करते हैं, जनूबी पंजाब का सूबा बनाते हैं, तो लाहौर का तख्त तो इनकी जेब से निकल जाएगा, क्योंकि आज के बेसिस पर तो सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब तो PMLN की वास्ट मेजॉरिटी है। तो ये तो इमरान खान का उसी से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि क्या वो तख्ते लाहौर देने के लिए तैयार हैं इतनी आसानी से। आई डोंट थिंक सो। अगर ऐसी बात है फिर तो आपको हिमायत कर देनी चाहिए। अगर ऐसी बात है फिर तो आपको बिल्कुल हिमायत करनी चाहिए इस बिल की। शाजिया हम हिमायत तो करते हैं। मुझे ये बता दें कि उसमें NFC अवार्ड जिससे तमाम सूबों को फंडिंग मिलती है, वो क्या रिवर्क हो गया है? क्या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये लेके जा चुके हैं? क्या वो खदोखाल जो कि रिक्वायर्ड हैं वो आपने एस्टेब्लिश कर लिए हैं? सिर्फ ये कहना नए सूबे के तो हम सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब तक आप उस पैरामीटर्स को डिफाइन नहीं करेंगे तो कैसे बिल पास हो सकता है? बिल जाएगा, उस पर बहस होगी उसके। लेकिन एक सोच मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जाहिर है आप लोग इसको सपोर्ट करते हैं, हिमायत करते हैं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ 20,000 मकानों की तामीर के 7 मनसूबों का संगे बुनियाद रखा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कोयटा के 7 मुख्तलिफ मकामात पर बनने वाला ये मनसूबा सिर्फ कम आमदनी वाले वफाकी मुलाजमीन के लिए है, जिसके लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि हर जगह तनकीद होती है कि किधर हैं घर, कहाँ हैं हाउसिंग स्कीम्स। उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ तक पहुँचने में हुकूमत को 1.5 साल लगे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि हुकूमत के पास 50 लाख घर बनाने के लिए पैसे नहीं है, ये काम तो निजी शोबे ने करना है। मुल्क के मुआशी इशारियों में बेहतरी आ रही है, जिससे महंगाई भी कम हो रही है। नौकरियां इसी साल देंगे, जबकि आइंदा साल तक स्कूलों में यकसा निसाब भी लाया जाएगा। पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का बड़ा इशू आना है। तहरीक इंसाफ वालों को अगर आज ये पता है कि क्या होना है और क्या नहीं होना, तो फिर इन्हें इंतखाबात के दौरान आखिर ये पता क्यों नहीं चला कि 50 लाख घर बनाना, और वो भी 5 साल में, ये हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं होगा। अब इससे भी यूटर्न ले रहे हैं तब्दीली सरकार। क्या ये सरकार के बस की बात नहीं है? निजी शोबे को ही वाकई आगे आना होगा। इससे पहले 1 करोड़ नौकरियों के मामले पर भी ऐसा ही यूटर्न देखने को मिला है। फैसल वाउडा साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अब मुल्क में नौकरियां ही नौकरियां होंगी, नौकरियां ज्यादा होंगी, बंदे कम होंगे। हुकूमत के इन्हीं यूटर्न से परेशान होकर एक शहरी सुप्रीम कोर्ट चला गया और 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर बनाने से मुतालिक वादा पूरा न करने पर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी कि वादा पूरा न करने पर इन्हें नाअहल किया जाए। दरखास्त गुजार ने वज़ीर-ए-आज़म के 100 दिन में इनकलाबी काम करने के दावे का भी हवाला दिया और कि जो पूरे नहीं हुए थे। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ये फरमाते हैं कि महंगाई कम हो रही है, जबकि उनके अपने ही वजीर असद उमर ये कहते हैं कि महंगाई तो अब भी बहुत ज्यादा है। वैसे भी महंगाई की असल हकीकत तो उन्हें मालूम है जो रोज सौदा सल्फ लेने के लिए बाजार में जाते हैं, जो रोज की अशिया खरीदने जाते हैं, और रोज उन्हें ही नई कीमतें जो है ना वो देखने को मिलती हैं। कहा गया कि मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया गया और 2020 तरक्की और खुशहाली का साल होगा, लेकिन सूरत हाल ये है कि हुकूमत अपने बजट अहदाफ हासिल करने में ही नाकाम रही है। बजट खसारा GDP का 7.5% मतवक्के है, जबकि तरक्याती प्रोग्राम पर 100 अरब का कट लगाने का भी फैसला कर लिया गया है। नवाज शरीफ साहब के मामले को लें तो पहले इन्हें बाहर जाने दिया गया, अब इनका बाहर रहना ही अच्छा नहीं लग रहा है। पहले कहा गया कि नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, अब शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि बरतानवी हुकाम को लिखे खत में वापसी की बात नहीं की है, बल्कि ये बताया है कि उनकी जमानत की दरखास्त मंजूर नहीं हुई है। मेडिकल रिपोर्ट्स पर भी हुकूमती शख्सियात के अलग अलग मौक़िफ़ हमने देखे। इस सारी सूरत हाल पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार, सीनियर साफ़ी सलीम साफ़ी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका। साफ़ी साहब, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोगों में बेचैनी बढ़ रही है, इस हवाले से बढ़ती जा रही है कि खान साहब ने जो वादे किए थे नौकरियों के, घर बनाने के, अब क्योंकि शायद अब ये लोग थक गए हैं करप्शन, एहतसाब, चोर डाकू के नारे सुनकर, अब वो चाहते हैं कि जो खान साहब ने वादे किए हैं वो उनको पूरा किया जाए। अब 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, जाहिर है आसान टारगेट नहीं है, 1 साल में तो पूरा हो नहीं सकता, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हुकूमत 50 लाख घर नहीं बना सकती, निजी शोबे को आगे आना होगा। सवाल ये है कि जब हुकूमत ये वादे पूरे कर नहीं सकती थी तो इंतखाबी अपनी कैंपेन में इतने बड़े बड़े वादे करने की क्या जरूरत थी? नंबर 1। नंबर 2, क्या आने वाले इंतखाबात में जो 2023 में होने हैं हुकूमत को ये भुगतना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा कि जो किए गए वादे हैं वो पूरे नहीं होंगे? तो जाहिर है अवाम तो वोट नहीं देंगे इन्हें। उन्हें नुकसान और फायदे का कोई
एहसास नहीं है और न उनको इसकी फिक्र करनी चाहिए और न वो करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर किसी मुल्क में परफॉर्मेंस की बुनियाद पे हुकूमतें बनती और गिरती तो फिर हुक्मरान भी उसकी फिक्र करते। वो इमरान खान साहब को ये पता है कि ना कोई वो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे उनकी पार्टी को ये तक़वियत मिली है और ना उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे या अपनी मेहनत और सलाहियत की बुनियाद पे वो वज़ीर आज़म बने हैं। तो वो बैक डोर से यहाँ पे आए हुए हैं और वो ये समझते हैं कि यहाँ पे वो कुछ भी करे, लेकिन अगर वो उनका रोल वही हो जो अभी तक है तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसी तरह अपोजिशन के मामले में भी वो मुतमईन है कि ना वो उनकी गलतियों को एक्सप्लॉइट कर सकती है और ना वो अवामी ताकत के जरिए उनके खिलाफ मैदान में निकल सकती हैं। दूसरा, मेरे ख्याल में इसमें ज़्यादा इमरान खान साहब की गलती भी नहीं है, गलती उन लोगों की है इन्होंने उनसे ये तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी। क्योंकि देखिए, डिलीवरी के लिए तो पहला ये प्री रिक्विजिट है कि जो बंदा खुद मुख्तार होगा, जो मेरिट की बुनियाद पे इक़्तिदार में आया होगा, तो वो मुल्क के अंदर मेरिट को इंश्योर कर देगा। क्या कोई हुकूमत इसका मतलब मेरिट पर आई नहीं है? फिर 2014 में जो तहरीक इंसाफ ने धांधली के खिलाफ धरना दिया था, इसका मतलब वो बिल्कुल ठीक था, और जो नवाज शरीफ की हुकूमत जो बनी थी फिर वो भी मेरिट पर नहीं थी। नहीं, ये सारा हम मीडिया की गलती ना। मसलन हम कहते हैं धरना दिया उन्होंने, धरना उन्होंने दिया नहीं, धरना उनसे दिलवाया गया, इसमें फर्क होता है। ये मेरे ख्याल में इस जुर्म में हम मीडिया वाले भी इसलिए शरीक रहे कि हम जो नवाज शरीफ के साथ किसी और कुछ और कुव्वतों की लड़ाई थी, वो तो देखिए उनके लोग आके हमें बताते हैं। ये जो वजीर दाखिला साहब ने नहीं बताया था हमें, और वो शेख रशीद साहब ने हमें नहीं बताया है। अगर हम जैसे लोगों के कहने पे किसी ने एतबार नहीं करना था तो कम से कम उनके कहने पे तो करे। वो ये कहते हैं कि भाई अगर नवाज शरीफ ये काम ना करते और डॉन लीक्स ना होता और प्लान ना होता तो उनका कुछ ना बिगड़ता। तो ये तो अब साबित हो चुकी है कि नवाज शरीफ को आउट करने का और इमरान खान को यहां तक पहुंचाने की वो वजूहात, उसमें नवाज शरीफ की भी गलतियां हो सकती हैं। लेकिन वो अगर इमरान खान साहब देखें 2012 से पहले, मसलन 2005, 8, 9, 10 इन दिनों में इमरान खान साहब सबसे ज्यादा पॉपुलर उस वक्त भी थे, वो अनडिस्प्यूटेड भी थे। उनके साथ शाह महमूद कुरैशी जैसे और ये खसरो बख्तियार जैसे और शेख रशीद जैसे ये कोटे सिक्के भी उनके जेब में नहीं थे। सवाल ये कि उस वक्त वो क्यों वजीर आजम नहीं बन सके। लेकिन ये भी एक हकीकत है, ये भी एक हकीकत है साफी साहब के नून लीग के दौर में लोगों में एक बेचैनी थी, लोग तब्दीली चाहते थे। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इसी मीडिया ने तहरीक इंसाफ को, पीटीआई को, खान साहब को बड़ा सपोर्ट भी किया है, बड़ा प्रमोट भी किया है। लेकिन ये भी एक हकीकत है साफी साहब कि अवाम ने वोट तो दिए हैं तहरीक इंसाफ को। देखें, वोट तो यकीनन पड़ते हैं। अब 2002 में मुत्तहिदा मजलिस अमल को भी वोट पड़े थे ना। इसी तरह लोगों ने उस वक्त भी टप्पे लगाए थे किताब को देख के। मुझे अभी तक याद है कि पेशावर सिटी के एक हलके में एमएमए के कैंडिडेट दस्तबरदार हो गए थे एएनपी के कैंडिडेट के मुकाबले में, लेकिन फिर भी उस इलेक्शन में उनके किताब के निशान को 4000 वोट पड़े थे। वो एक खास माहौल बना दिया जाता है। अब इमरान खान साहब, ये हकीकत है कि पहले से वो एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे, वो आलमी सतह के सेलिब्रिटी थे। फिर शौकत खानम अस्पताल को भी उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी सियासत के लिए और अपनी इमेज के लिए वो कैश किया था। लेकिन ये सब कुछ तो वो 2002 में भी थे ना, वो 2004, 5, 7 और 8 में भी थे ना, 2012 में भी थे, 13 में भी थे। यही अर्ज कर रहा हूं कि वो कुछ चीजें तो अपनी जगह पे होती हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर नवाज शरीफ को उसी तरह आउट ना किया जाता, अगर आरटीएस सिस्टम फेल ना हो जाता, अगर इलेक्शन से पहले जिस तरीके से हनीफ अब्बासी को गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अगर इसी तरह 2014 में 4 हल्के खोल दिए जाते, धांधली के इल्जामात की साफ शफाफ तहकीकात कर ली जाती, तो फिर क्या हालात मुख्तलिफ ना होते? देखें, वो जो लोकल सतह की गड़बड़, ये सारी चीजें तो हर इलेक्शन में होती हैं, लेकिन ये किसी जमाने में और ये आज उनके लिए नहीं है। खुद नवाज शरीफ साहब को भी किसी जमाने में इसी तरीके से लीडर नहीं बनाया गया था। जब आईजीआई बनाई गई, बाकी सब कुछ हुआ था,
तो माजी के जो किरदार नवाज शरीफ ने अदा किया था, आज वो इमरान खान साहब अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी सरगर्मियां जो हैं ये मुतासिर हो रही हैं। कराची में PSL के मैचेस अब खालिद स्टेडियम में होंगे। इस सिलसिले में सिंध हुकूमत की तरफ से बताया गया है कि हुकूमत मजीद रिस्क नहीं ले सकती। जिन शायकीन ने टिकट्स खरीदे हैं वो भी घर पर ही बकिया मैचेस देखेंगे। दूसरी तरफ आज सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, अमरीकी सदर ने भी एक अहम ऐलान किया है और कोरोना के बायस कोरोना की वजह से यूरोप से अमरीका आने वालों पर पाबंदी लगा दी गई है। इस अचानक फैसले से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स शदीद मंदी का शिकार हो गई हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के आगाज के साथ ही शदीद मंदी रही। KSE 100 इंडेक्स में 1716 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान के बाजार हिस्स में एक हफ्ते में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब कारोबार 45 मिनट के लिए बंद करना पड़ा। इससे पहले इस कारोबारी हफ्ते के आगाज पर ब्लैक मंडे देखा गया जब कोरोना वायरस के खौफ और आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में शदीद कमी की वजह से आलमी स्टॉक मार्केट्स बैठ गई थी। गुज़श्ता रोज आलमी इदारे सेहत ने कोरोना को आलमी वबा करार दिया था, जिसके बाद अमरीका, बरतानिया, चीन, इटली, कनाडा और कई दीगर ममालिक ने अपनी मईशत को बचाने की खातिर खजानों के मुख खोल दिए, जबकि अमरीका और तुर्की समेत 11 ममालिक ने इंटरेस्ट रेट में कमी का ऐलान किया है। बरतानिया ने इस हवाले से शरह सूद में 0.25% जो है वो कमी की है और कोरोना से निपटने के लिए 39 अरब डॉलर इमदाद देने का भी जो है वो ऐलान किया है। अमेरिका ने 8.3 अरब डॉलर, जबकि चीन पहले ही 16 अरब डॉलर इमदाद देने का ऐलान कर चुका है। चीन के हवाले से एक अच्छी खबर ये है कि वहाँ पर कोरोना पर काबू पा लिया गया है और अब चीन को कोरोना फ्री करार दिया जा रहा है। उधर एशियाई तरक्याती बैंक ने अद्वियात साज कंपनियों के लिए 20 करोड़ डॉलर का फंड कायम किया है, लेकिन साथ ही इसने मनीला में अपना हेड ऑफिस कोरोना के खदशे की वजह से बंद भी कर दिया है। कोरोना वायरस, तेल की नई कीमतें और रुपए की कदर में एक बार फिर से गिरावट पाकिस्तान की मईशत के लिए कितना नुकसानदेह है और मौजूदा हालात में फिर CPEC का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है और क्या इंटरेस्ट रेट कम करने से ऑटो, टेक्सटाइल सेक्टर जो है इस समेत मौजूदा मुआशी जो सूरत हाल है इसमें किस हद तक बेहतरी मुमकिन हो सकती है, मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया माहिर मौशियात आबिद सुलैरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपका। सबसे पहले तो जो हम बात करें आबिद साहब के कोरोना से, जहां पूरी दुनिया में इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, वहां पर जो है पूरी दुनिया की मईशत भी बैठ गई है, गिर गई है। चाइना की इकॉनमी नीचे चली गई। सऊदी अरब जैसे मैं अभी बात कर रही थी, मुल्क को लॉकडाउन करने का उन्होंने भी फैसला कर लिया है। इटली ऑलरेडी लॉकडाउन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, वहां पर भी मंदी रही। इन्वेस्टर्स अपना जो है ना वो इन्वेस्टमेंट वो निकाल रहे हैं। कितनी खतरनाक सारी ये सूरत हाल है मईशत को अगर देखें, स्पेशली पाकिस्तान में जहां ऑलरेडी जो है ना मईशत को संभालने के लिए जो है ना वो हुकूमत पर दबाव रहता है कि हुकूमत इस मईशत को चला नहीं पा रही, तो ऐसी सूरत हाल में और कितना मुश्किल हो जाएगा। जी यकीनी तौर पे मुश्किल लम्हे हैं। पैंडेमिक डिक्लेयर करने से हिचकिचा रहा था आलमी अदारा सेहत इसको, और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जिस तरीके के इकदाम लेने पड़ते हैं उसको आलमी वबा डिक्लेयर करने के बाद, जिसमें जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट है कि यूरोप से अमेरिका की तरफ सफरी पाबंदियां, या जैसे सऊदी हुकूमत जो है वो अपने बॉर्डर्स जो है क्लोज कर रही है। हमसाया मुल्क भारत जो है उन्होंने अपने तमाम तर जो वीज़ाज़ हैं वो रिवोक कर लिए हैं। सिर्फ डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल्स या UN वीज़ा होल्डर्स वो आ सकेंगे। बाकी जिनके पास वीज़ाज़ हैं, टूरिज़म वीज़ा या बाकी वीज़ाज़, उनके वीज़ाज़ रिवोक हो गए। बल्कि जो इंडियंस जो कि यूरोप में रह रहे हैं, अगर उनको इंडिया में आना है तो उनको आने से पहले वहाँ पे स्क्रीनिंग करवाना होगी, और इंडिया अगर कोई मैंडेटरी ट्रैवल उनको करना पड़ रहा है तो इंडिया में आके उनको 14 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। तो ये उस तरह की चीज़ें जिनको कि एक टर्म बोली जाती है ब्लैक स्वान। आपने ब्लैक मंडे का जिक्र किया था अपने तारुफ में, तो ब्लैक स्वान उस तरह के इवेंट होते हैं जिनका होने का चांस जो है कुछ शायद
मिलियन में 1% प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे कि स्याह रंग की स्वान जो है वो नहीं मिलती आपको, सारस जो होता है। लेकिन अगर ये हो जाए तो फिर इसके जो इम्पैक्ट है ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, बड़े अनयूजुअल किस्म के इम्पैक्ट होते हैं। तो लो फ्रिक्वेंसी वेरी हाई इम्पैक्ट इवेंट, और ये जो कोरोना वायरस जो है ये उस तरह का एक इवेंट है जो कि यकीनी तौर पे एक पूरी दुनिया को तो डिस्टर्ब कर रहा है। अब जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो पहला फैक्टर तो ये है कि खुशकिस्मती से पाकिस्तान में इसका स्प्रेड जो है वो उस तरीके से नहीं आया जैसे कि हमारे, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। जी, अल्लाह ताला महफूज रखे, अल्लाह ताला महफूज रखे। लेकिन वो यकीनी तौर पर नहीं आया, और ये हमें एक तो सोशल आइसोलेशन की तरफ जाना पड़ेगा। देखने में ये आया है कि जिन ममालिक ने सोशल आइसोलेशन के इक़दामात नहीं उठाए, ईरान की बात कर रहे हैं, आप इटली की बात कर ले, सोशल आइसोलेशन से का मतलब ये है कि जो गैर ज़रूरी मेल मुलाकात है, जो एक दूसरे से मिलना है, जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है, उसको मिनिमाइज किया जाए। जैसे कि अच्छा ये बताइएगा, बहुत से ममालिक ने अपना इंटरेस्ट रेट जो है ना वो कम किया है। पाकिस्तान में भी 17 मार्च को फैसला होना है कि आपने जो अपना इंटरेस्ट रेट है किस हद तक कम करना है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जब पूरी दुनिया में मुआशी सरगर्मियाँ हो नहीं रही हैं, इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, स्टॉक मार्केट्स नीचे गिर रही हैं, कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है, कोई इंडस्ट्री चल नहीं रही है, चाइना में आप देखें कारोबार नहीं है, तो फिर ये इंटरेस्ट रेट कम, ये किसको फ़ायदा होगा? फिर ये मॉनेटरी पॉलिसी रेट जब कम होगा तो किसको फ़ायदा होगा? जी देखिए, जिन ममालिक की इकॉनमी जो है वो ऑलरेडी बेहतर है, यानी इस वक्त अगर हम यूके की बात कर रहे हैं या अमेरिका की बात कर रहे हैं तो वहाँ तो इंटरेस्ट रेट पहले ही 2% से कम है। तो अगर वहाँ पे कुछ परसेंट कम होता है तो यकीनन वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है उसको बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में यकीनी तौर पे इसके जो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अभी तक आई है वो ये हुआ है कि तेल की कीमतें कम होने से यकीनन हुकूमत के पास से कुशन आया है एनर्जी सेक्टर में। गंदम की फसल आ जाने से भी इन्फ्लेशन में कमी आएगी, जो नई फसल आती है, तो हुकूमत के पास इसमें कुशन मौजूद है कि इंटरेस्ट रेट को थोड़ा कम करे। लेकिन यकीनन हुकूमत के पास तो कुशन मिल रहा है, आवाम को नहीं मिला ये कुशन। अब $31 फी बैरल का अगर हो गया मजीद सस्ता, कुशन आवाम को क्यों नहीं मिल रहा है? ये यकीनी तौर पे इंटरेस्ट रेट में कमी आएगी। लेकिन मैं अगेन वो बात करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट कम करने से आप कोरोना वायरस से इंसुलेट नहीं कर सकते अपनी इकॉनमी को। असल चीज़ तो ये है कि जिस दुनिया के साथ आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो तजारती ताल्लुकात रखने हैं, अगर वहाँ पे इकॉनमी स्लो डाउन हो जाती है और वो वहाँ पे डिमांड जो है वो स्लो डाउन होती है, तो फिर पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए ये सोचना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा कि हमें आगे के लिए क्या करना है। और शायद आगे के लिए इसको फोर्स मेजोरे के तौर पे इस्तेमाल करते हुए IMF को अप्रोच करनी चाहिए हमें कि हमें जो टारगेट्स दिए गए थे उनको रिवाइज किया जाए। आपने देखा होगा कि ईरान ने 1960 की दहाई के बाद पहली दफ़ा IMF के पास लोन के लिए दरख्वास्त की है। ये जो अभी बहुत से ममालिक जिसमें कि यूरोप, इंग्लैंड और अमेरिका और चाइना ये जो फंड्स दे रहे हैं IMF को, ये बेसिकली एक कोरोना वायरस से मुतासरा ममालिक के लिए एक अमदादी फंड कायम किया जा रहा है। तो पाकिस्तान को अगर उस जाहिर है उस फंड से तो हम पैसे नहीं मांग रहे, लेकिन कम से कम हमें इस वक्त IMF से ये जरूर नेगोशिएट करना शुरू कर देना चाहिए कि जो हमारे टारगेट्स है वो इस तरह के हालात में जबकि एक अचीव नहीं हो सकते, करना जरूरी है, वो टारगेट्स अचीव नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद सुलैरी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, इक़्तिदार में आने से पहले तहरीक-ए-इंसाफ ने बहुत से ऐसे वादे किए, दावे किए थे जिनसे बाद में यू टर्न लिया गया, चाहे वो IMF जाने का मामला हो, बैरून मुल्क के कम दौरे करने का मामला हो, या फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस को इस्तेमाल ना करने का मामला हो। लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक और यू टर्न लिया है और अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया है। ज़राए से मिलने वाले इत्तलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स का इजरा शुरू कर दिया है
और इस मद में 24 अरब रुपए से जायद की रकम जारी माली साल जो है इसमें जारी की जाएगी, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबों को भी फंड बराह रास्त जारी किए जाएंगे। ज़राए का यह भी दावा है कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ अपने नहीं बल्कि अपोजिशन और इत्तेहादी जो अरकान हैं उनको भी फंड्स मिलेंगे। और इस ज़मन में वज़ीर आज़म ने फास्ट ट्रैक बुनियादों पर फंड जारी करने की हिदायत दी है और वफाकी सेक्रेटरी काबीना से आइंदा इजलास के दौरान अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। जबकि इसके साथ साथ ये भी इत्तलात हैं कि अरकान पार्लियामेंट को अपनी स्कीमें जमा करवाने की भी हिदायत जारी की गई है और बेशतर स्कीमों के लिए टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट की मद में रकम जारी की जा रही है। वज़ीर आज़म के इस यू टर्न के पीछे असल मुहर्रिकात क्या हैं, बात करती हूँ मैं इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल भट्टी से। बहुत शुक्रिया सुहेल भट्टी आपका। सुहेल भट्टी, ये हम सब जानते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपोजिशन के दौर में इस चीज़ के बड़े मुखालिफ थे कि करप्शन यहीं से शुरू होती है। जब आप जो है ना वो अरकान असम्बली को देते हैं फंड्स तो कोई पॉलिसी नहीं बनाते, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं कि पैसा कैसे और कहाँ खर्च होगा, तो इसी तरीके से करप्शन होती है। लेकिन अब खुद उसी पॉलिसी पर चलना शुरू हो गए हैं जो काम नून लीग करती थी और पीपल्स पार्टी करती थी। क्यों यू टर्न लेना पड़ा वज़ीर आज़म इमरान खान को अब? शाजी, ये मामला ये कि हर गुजरते दिन के साथ सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और उनके रफ़ाकार ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, तो अब वक्त आन पहुंचा है ना सिर्फ अपने हुकूमती अरकान की नाराज़गियाँ दूर की जाएँ और इसके साथ साथ इत्तेहादियों को भी राज़ी किया जाए। सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत से अपोजिशन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली पर भी काम जारी है कि ज़रूरत पड़ने के ऊपर उनकी हमायत भी हुकूमत के साथ हो। तो इन अहदाफ के हसूल के लिए हुकूमत के पास एक बड़ा एक जो तरीक़ेकार है, ये इख्तियार है, वो है कि कौमी ख़जाने का इस्तेमाल किया जाए। अगरचे कि अपोजिशन अपना हुनर इस्तेमाल कर रही है तो हुकूमत के पास अपना हुनर इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो है कौमी ख़जाने में मौजूद 24 अरब रुपए की रकम जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीवमेंट प्रोग्राम के अंडर रखी गई है। अगरचे कि इसके मकासद आलमी सतह के ऊपर कुछ डिफरेंट थे, लेकिन ये गुज़श्ता कई सालों से इस प्रोग्राम के तहत मुख्तस रकम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस रुकन को किस थोड़ी रकम देनी है, किस रुकन कौमी असम्बली को भले हुकूमती शख्सियतों ज़्यादा देनी है, इत्तेहादी को कितनी देनी है, जिसका इजरा शुरू कर दिया गया है। टोटल 24 अरब है। ये 24 अरब रुपए की रकम है और ज़राए ये कहते हैं कि ये रकम 29 से 30 रुपए तक पहुंच जाएगी। अच्छा। ये सारा मामला पहुंचा है वफाकी काबीना के इजलास में, जिसके कुछ सरकारी दस्तावेज पढ़ने का मौका मिला जिन्होंने जिसके अंदर पूरी कहानी बयान की गई है कि प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर बहुत कीन है। सेक्रेटरी कैबिनेट से सारे मामले के ऊपर ब्रीफिंग ली गई और उस ब्रीफिंग में उनसे पूछा गया कि अब तक इस प्रोग्राम की रफ्तार स्लो क्यों है, इसको फास्ट ट्रैक बुनियादों के ऊपर चलाने की हदायत की गई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये कहा गया है कि गुज़श्ता साल बहुत सी रकम इसलिए यूटिलाइज नहीं की जा सकी थी क्योंकि अरकान कौमी असम्बली की जानिब से जो उन्होंने स्कीमें जमा करवानी थी वो ताखीर से जमा हुई। लिहाजा अब सबको अलर्ट किया गया है, बहुत से काम हो रहे हैं कि न सिर्फ सूबाई असम्बली के अरकान बल्कि बात है वो ये है कि इस पर चेक एंड बैलेंस के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनाई गई है, जैसे कि उनको खुद खदशात होते थे कि इस पर करप्शन जो है ना वो शुरू हो जाती है कि पैसा कैसे खर्च होगा, कौन खर्च करेगा, किन मंसूबों पर खर्च होगा, फिर खर्च होगा भी या नहीं होगा। इसके लिए एक बड़ी मंसूबा बंदी और स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। इस पर काम शुरू हुआ है कि नहीं? शाहजी, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये माजी की रविश चली आ रही गुज़श्ता कई दिहाइयों से कि अरकान कौमी असम्बली को तरक्याती स्कीमों के नाम के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए जारी किए जाते हैं और माजी के अंदर ये मिसालें मौजूद हैं कि अगर पंजाब की एक तरक्याती स्कीम के लिए करोड़ों रुपए मंजूर हुए तो वो स्कीम आगे किसी और खैबर पख्तूनख्वा के रुकन कौमी असम्बली को फ़रोख्त की गई। उसके बाद ठेकेदारों ने उसके अंदर से बहुत से रकम के ऊपर अपना हाथ साफ किया और आज तक इन स्कीमों को कोई ऑडिट नहीं होता। अगर इमरान खान साहब की हुकूमत में वो काम दोबारा कंटिन्यू होने जा रहा है तो इसका एक शफाफ मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए कि जिस मखसूस इलाके के लिए आप स्कीमें दे रहे हैं, एक तो 50% स्कीम्स होनी चाहिए और फिर उनका एक इंडिपेंडेंट ऑडिट जरूर होना चाहिए, जहां पर रिश्वत का एलिमेंट बिल्कुल खत्म होना चाहिए, जहां पर शफाफ तरीके से ठेका अवार्ड हो, वहां पर किसी MNA किसी MPA के नामजद करदा मतलब ये है कि फंड्स देने तो शुरू कर दिए लेकिन प्रॉपर एक अभी बाकायदा स्ट्रैटेजी नहीं बनी है। इसका चेक इन बैलेंस इसके ऊपर फिल वक्त बिल्कुल कोई नहीं है और पुराने तरीकों के तहत इस रकम का इजरा शुरू हो चुका है। टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट की मद में रकम के इजरा का सिलसिला जारी है। अब वक्त है, सिर्फ हम देखते हैं कि मार्च का महीना है, जून से पहले पहले ये रकम यूटिलाइज होनी है और प्राइम मिनिस्टर ने आइंदा वफाकी काबीना के इजलास में सेक्रेटरी काबीना से ये रिपोर्ट तलब की है कि आप उन्हें बताएंगे कि इसका स्टेटस क्या है, कितनी रकम जारी हो गई है, किसी स्कीम के लिए रकम स्लो नहीं होनी चाहिए। जितनी वजह थी ना कि इत्तेहादी भी नाराज हो रहे थे, फिर हमने देखा कि काफ लीग के जो
चेयरमैन MPs उनको दिए गए फंड दिए गए, फिर अपने लोग नाराज़ होने लगे कि हमें भी फंड देने चाहिए। तो क्या एक ये भी वजह है कि ये एक प्रेशर भी था प्राइम मिनिस्टर साहब पर अपने लोगों का भी और इत्तेहादियों का भी कि फंड्स मिलने चाहिए, इसीलिए उनको ये फैसला करना पड़ा है? शाज़िया, बिल्कुल प्रेशर मौजूद है और अरकान असम्बली का मुतालबा भी है, जितने अरकान असम्बली पार्लियामेंट पहुँचते हैं वो सूबाई में हो या वफाकी सतह के ऊपर, सबका पहला टारगेट ये ज़रूर होता है कि तरक्याती स्कीमों के नाम के ऊपर भारी फंड्स हासिल किए जाएँ। फ़ंड्स जारी अगर आपने करने हैं तो एक तरीक़ेकार होना चाहिए। ये फ़ंड्स मुख्तस हैं अक़वाम मुत्तहिदा के मुतय्यन करदा प्रोग्राम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत, जो उसका बुनियादी 17 अहदाफ हासिल करने आपने 2030 तक। गुर्बत का खात्मा, महंगाई का खात्मा, आला म्यार तलीम, माहौलियात के हवाले से आपने प्रोग्राम करने हैं। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से आप टारगेट ओरिएंटेड रकम का इजरा होना चाहिए, जिसका न सिर्फ मुल्क को फ़ायदा हो बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुतय्यन करदा अहदाफ को भी हम हासिल कर सकें। और सबसे बढ़कर इम्तियाजी सलूक फिर उसमें नहीं होना चाहिए। और उसके बाद एक कोई ऐसा इदारा ज़रूर होना चाहिए, देखिए कि किस इलाके के अंदर आवाम को क्या तलीम की स्कीम की ज़रूरत है, क्या सेहत की स्कीम की ज़रूरत है, या सड़क बननी चाहिए। अगर आप सारा मामला कौमी असम्बली पे छोड़ेंगे तो फिर वहाँ पे इससे जो है ना वो खजाने पर बोझ पड़ेगा। वजारत खजाना की जानिब से कोई ऐसी राय आई हो कि इतना भारी अगर आप बजट दे रहे हैं, फंड्स दे रहे हैं, इससे खजाने पर बोझ पड़ेगा? देखिए, ऐसे कोई राय नहीं है, जो कि वफाकी हुकूमत रवा माली साल के बजट के अंदर इस प्रोग्राम के तहत एक खतीर रकम मुख्तस किए हुए है। अब उसकी डिसबर्समेंट का जो मामला आया है वहाँ पर हुकूमत अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगी और इन इख्तियारात के इस्तेमाल का सिलसिला शुरू हो चुका है। चूँकि हुकूमत ये समझती है कि उन्हें इस वक्त जिन चैलेंजेस का सामना है, आवाम को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आवाम को हमने अपनी सपोर्ट हासिल करनी है, वो अपने अरकान हो, वो अपोजिशन के अरकान हो, गिने चुने अपोजिशन के अरकान। मतलब तमाम ऑपोजिशन अरकान को फंड्स नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ गिने चुने जो आप बात कर रहे हैं तमाम लोगों को नहीं दिए जाएंगे, तमाम अरकान असम्बली को? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में अपने नाज़रीन को इन हक़ाइक़ से भी आगाह करें कि वो कौन से अपोजिशन के अरकान हैं जिन्हें हुकूमत ने आउट ऑफ द वे जाकर जिनकी तरक्याती स्कीमें मंजूर की। अपोजिशन के तमाम अरकान को स्कीमें माजी के अंदर भी नहीं मिलती। वो कुछ लोग जिनके ज़ाती मरासिम होते हैं, कुछ वज़रा के साथ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर मौजूद कुछ अहम ब्यूरोक्रेट की शख्सियात के साथ, वो ये फंड हासिल करने में कामयाब होते हैं। और उसके साथ साथ वो अरकान जिनके ऊपर हुकूमती अरकान की वर्किंग होती है कि किसी भी मुश्किल सूरत हाल से वो हुकूमत का साथ देंगे, तो उनके लिए फंड्स सूबों को बराह रास्त फंड्स दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, ये मामला तय पा चुका है। दस्तावेज के अंदर इस मामले के ऊपर बहुत कैटेगोरिकली इसकी वजाहत की गई है। ये तय पा चुका है कि जो फॉर एग्जांपल जो पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद अरकान है वो हुकूमत के हों, ये चंद अपोजिशन के, जैसे रिसेंटली हमने देखा कुछ अपोजिशन के अरकान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कुछ शख्सियात ने, MP साहिबान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात की। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यही फंड्स बरह रास्त सूबा पंजाब को तक पहुंचेंगे और पंजाब के खजाने थे हुकूमती जो सूबाई मेंबरान असम्बली हैं उनको भी मिलेंगे और इन अपोजिशन के अरकान को भी मिलेंगे, इत्तेहाद मिलेंगे। इसी तरह सिंध के अंदर भी कुछ लोगों को जो अपोजिशन से जिनका ताल्लुक है उन्हें भी ये तरक्याती फंड्स मिलेंगे और ये रकम बरह रास्त पहले सूबे को मुंतकिल होगी। इकबाल भट्टी मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क के इंतज़ामी मामलात चलाने में बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है। हमने देखा कि वफाकी सरकारी मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों में इजाफे के लिए गुज़श्ता 1 माह से सड़कों पर थे। फिर सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज की वजह से सरकारी जो उमूर थे वो भी ठप होकर रह गए थे, कोई काम नहीं हो रहा था। मुख्तलिफ वजारतों में और डिवीजन्स में आए दिनों जो है वो साइलिन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता था। लोग आते थे लेकिन वहाँ कोई काम करने वाला नहीं होता था। 1 महीना गुजरने के बाद हुकूमत को आखिरकार सरकारी मुलाजमीन का ख्याल आ ही गया और ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक वफाकी सरकारी मुलाजमीन की 1 माह की हड़ताल के बाद वजारत ख़जाना ने मुलाजमीन की तनख्वाहों से मुतालिक अब ऐलान कर दिया है कि इनमें इजाफा किया जाएगा। वजारत ख़जाना ने वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मुनासिब इजाफे की जो है वो सिफारिश की है और आइंदा बजट में वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की सिफारिश पेश की जाएगी। अब वजारत ख़जाना के इस फैसले से वफाकी सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन मुतमईन होते हैं या नहीं, ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। दूसरी तरफ ये भी इंकशाफ हुआ है कि वफाकी महकमों में इस वक्त 81,000 असामियाँ खाली हैं। ज़राए का ये दावा है कि वफाकी हुकूमत के लिए मंजूर शुदा 6,63,234 असामियों में से 81,000 से ज़ायद असामियाँ इस वक्त खाली
पड़ी हैं। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक साल 2018-19 में वफाकी हुकूमत के लिए मंजूर शुदा असामियों की तादाद 6,63,234 थी, लेकिन इसमें से 5,81,755 असामियों पर अफसरान और मुलाजमीन दस्तयाब थे, जिससे यह जाहिर होता है कि 81,479 असामियाँ अभी तक खाली पड़ी हैं। इन खाली असामियों पर मुलाजमीन के भर्ती ना होने की वजह से मुख्तलिफ वजारतों में काम नहीं हो रहा है, महकमों में काम रुका हुआ है और कई जगह पर अफसरान खुद ही काम जो है ना वो सरअंजाम दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्यूरोक्रेसी और सरकारी मुलाजमीन से शिकायत तो रहती हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी इस बात का इदराक होना चाहिए कि जब तक ये सरकारी मुलाजमीन को वसाइल फराहम नहीं किए जाएंगे तब तक जितनी भी आप इस्लाहात कर लें वो फ़ायदामंद, वो सूदमंद साबित नहीं हो सकती। और यकीनी तौर पर मुल्क तभी तरक्की करेगा जब हुकूमत जो है अपने इंतज़ामी मामलात को ठीक तरीके से हैंडल कर पाएगी और सरकारी मुलाजमीन को जो है वो सेटिस्फाइड, मुतमईन कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी पीर वाले दिन। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।